नमस्कार। मैं दीपक कुमार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। माटी की मूर्तें, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी। इसी का एक भाग है रज़िया। आई थिंक ये कहानी सुनने के दौरान आप गांव पहुंच जाएंगे। कानों में चांदी की बालियां, गले में चांदी का हैकल, हाथों में चांदी के कंगन और पैरों में चांदी की गोड़ाई, भर बाँह की बूटेदार कमीज पहने, काली साड़ी के छोर को गले में लपेटे, गोरे चेहरे पर लटकते हुए कुछ बालों को संभालने में परेशान वो छोटी सी लड़की जो उस दिन मेरे सामने आकर खड़ी हो गई थी। अपने बचपन की उस रज़िया की स्मृति ताज़ा हो उठी जब मैं अभी उस दिन अचानक उसके गांव में जा पहुंचा। हाँ, ये मेरे बचपन की बात है। मैं कसाई खाने से रस्सी तुड़ाकर भागे हुए बछड़े की तरह उछलता हुआ अभी अभी स्कूल से आया ही था और बरामदे की चौकी पर अपना बस्ता स्लेट पटक कर मौसी से छठ में पके हुए ठेकवे लेकर उसे कुतर कुतर कर खाता हुआ डेंकी पर झूला झूलने का मज़ा पूरा करना चाह रहा था कि उधर से आवाज़ आई, देखना बबुआ का खाना मत छू देना। और उसी आवाज़ के साथ मैंने देखा ये अजीब रूप रंग की लड़की मुझे 2-3 गज आगे खड़ी हो गई। मेरे लिए ये रूप रंग सचमुच अजीब था। ठेठ हिंदुओं की बस्ती है मेरी और मुझे मेले पेठिए में भी अधिक नहीं जाने दिया जाता। क्योंकि सुना है बचपन में मैं एक मेले में खो गया था। मुझे कोई अवघड़ लिए जा रहा था कि गांव की एक लड़की की नज़र पड़ी और मेरा उद्धार हुआ। मैं माँ बाप का इकलौता, माँ चल बसी थी, इसलिए उनकी एकमात्र धरोहर को मौसी आँखों में जुगो कर रखती। मेरे गांव में भी लड़कियां की कमी नहीं, किंतु ना उनकी ये वेशभूषा, ना ये रंग रूप। मेरे गांव की लड़कियां कानों में बालियां कहाँ डालती और भरबाह की कमीज़ पहने भी उन्हें कभी नहीं देखा। और गोरे चेहरे तो मिले हैं, किंतु इसकी आंखों में जो एक अजीब किस्म का नीलापन दिखता वो कहाँ। और समूचे चेहरे की काट भी कुछ निराली ज़रूर। तभी तो मैं उसे एकटक घूरने लगा। ये बोली थी रज़िया की माँ, जिसे प्रायः ही अपने गांव में चूड़ियों की खंचियाँ लेकर आते देखता आया था। वो मेरे आंगन में चूड़ियों का बाजार पसार कर बैठी थी और कितनी बहू बेटियां उसे घेरे हुए थीं। मुँह से भाव साव करती और हाथ से खरीदारों के हाथ में चूड़ियां चढ़ाती। वो सौदे पटाए जा रही थी। अब तक उसे अकेले ही आते देखा था। हाँ, कभी कभी उसके पीछे कोई मर्द होता जो चूड़ियों की खांजी ढोता। ये बच्ची आज पहली बार आई थी और न जाने किस बाल सुलभ उत्सुकता ने उसे मेरी ओर खींच लिया था। शायद वो ये भी नहीं जानती थी कि किसी के हाथ का खाना किसी के निकट पहुंचाने से ही छू जाता है। माँ जब अचानक चीख उठी, वो ठिठक सहमी। उसके पैर तो वहीं बंध गए, किंतु इस ठिठक ने उसे मेरे बहुत निकट ला दिया, इसमें संदेह नहीं। मेरी मौसी झट उठी, घर में गई और 2 ठेकवे और एक कसार लेकर उसके हाथों में रख दिए। वो लेती नहीं थी, किंतु अपनी माँ के आग्रह पर हाथ में रख तो लिया, किंतु मुंह से नहीं लगाया। मैंने कहा, खाओ ना, क्या तुम्हारे घरों में ये सब नहीं बनते? छठ का व्रत नहीं होता? कितने प्रश्न,
किंतु सबका जवाब ना में ही, और वो भी मुँह से नहीं, ज़रा सा गर्दन हिलाकर। और गर्दन हिलाते ही चेहरे पर गिरे बाल जो लटें हिल हिल उठती, वो उन्हें परेशानी से संभालने लगती। जब उसकी माँ नई खरीदारियों की तलाश में मेरे आंगन से चली, रजिया भी उसी के पीछे हो ली। मैं खाकर मुंह धोकर अब उसके निकट था, और जब वो चली जैसे उसकी डोर में बंधा थोड़ी दूर तक घसीटता गया। शायद मेरी भावुकता देखकर ही चूड़ी हारिनों के मुंह पर खेलने वाली हजर से हंसी, और चूहल में उसकी माँ बोली, बबुआ जी, रजिया से ब्याह कीजिएगा। फिर बेटी की ओर मुखातिब होती मुस्कुराहट से कहा, क्यों रे रजिया, ये दूल्हा तुम्हें पसंद है? उसका ये कहना कि मैं मुड़कर भागा, ब्याह एक मुसलमानिन से। अब रजिया की माँ ठठा रही थी और रजिया सिमट उसके पैरों में लिपटी थी। कुछ दूर निकल जाने पर मैंने मुड़कर देखा, रजिया चूड़ी हारिन वो इसी गांव की रहने वाली थी। बचपन में इसी गांव में रही और जवानी में भी, क्योंकि मुसलमानों में गांव में भी शादी हो जाती है ना। और ये अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत दिनों तक प्रायः उससे अपने गांव में ही भेंट हो जाया करती थी। मैं पढ़ते पढ़ते बढ़ता गया। पढ़ने के लिए शहरों में जाना पड़ा। छुट्टियों में जब तब आता। इधर रजिया पढ़ तो नहीं सकी, हाँ, बढ़ने में मुझसे पीछे नहीं रही। कुछ दिनों तक अपनी माँ के पीछे पीछे घूमती फिरी। अभी उसके सिर पर चूड़ियों की खांजियाँ तो नहीं पड़ी, किंतु खरीदारिनों के हाथों में चूड़ियाँ पहनाने की कला वो जान गई थी। वो उसी के हाथ में चूड़ियाँ पहनाना पसंद करती। उसकी माँ इससे प्रसन्न ही हुई। जब तक रजिया चूड़ियाँ पहनाती, वो नई नई खरीदारी ने फंसाती। रजिया बढ़ती गई। जब जब भेंट होती, मैं पाता उसके शरीर में नए नए विकास हो रहे हैं, शरीर में और स्वभाव में भी। पहली भेंट के बाद पाया था वो कुछ प्रगल्भ हो गई है। मुझे देखते ही दौड़कर निकट आ जाती, प्रश्न पर प्रश्न पूछती, अजीब अटपटे प्रश्न। देखिए तो, ये नई बालियाँ आपको पसंद है? क्या शहरों में ऐसी ही बालियाँ पहनी जाती है? मेरी माँ शहर से चूड़ियाँ लाती है। मैंने कहा है वो इस बार मुझे भी ले चले। आप किस तरफ रहते हैं वहाँ? क्या भेंट हो सकेगी? वो बके जाती, मैं सुनता जाता। शायद जवाब की ज़रूरत भी वो महसूस नहीं करती। फिर कुछ दिनों के बाद पाया वो अब कुछ सकुचा रही है। मेरे निकट आने के पहले वो इधर उधर देखती, और जब कुछ बातें करती तो ऐसी चौकन्नी सी कि कोई देख ना ले, सुन ना ले। एक दिन जब वो इसी तरह बातें कर रही थी कि मेरी भौजी ने कहा, देखियो री रजिया, बबुआ जी को फुसला नहीं लीजियो। वो उनकी ओर देखकर हंस तो पड़ी, किंतु मैंने पाया उनके दोनों गाल लाल हो गए हैं, और उन नीली आँखों के कोने मुझे सजल से लगे। मैंने तब से ध्यान दिया, जब हम लोग कहीं मिलते हैं, बहुत सी आंखें हम पर भालों की नोक के ताने रहती है। रजिया बढ़ती गई। बच्ची से किशोरी हुई, और अब जवानी के फूल उसके शरीर पर खिलने लगे। अब भी वो माँ के साथ ही आती है, किंतु पहले वो माँ की एक छाया मात्र लगती थी। अब उसका स्वतंत्र अस्तित्व है, और उसकी छाया बनने के लिए कितनों के दिलों में कसमसाहट है। जब वो बहनों को चूड़ियाँ पहनाती होती है, कितने भाई तमाशा देखने को वहाँ एकत्र हो जाते हैं। क्यों?
बहनों के प्रति प्रतिभाव या रज़िया के प्रति अज्ञात आकर्षण उन्हें खींच लाता है। जब वो बहुओं को हाथों में चूड़ियाँ ठेलती होती है, पतिदेव दूर खड़े कनखियों से देखते रहते हैं। क्या अपनी नवोड़ा की कोमल कलाइयों पर क्रीड़ा करती हुई रज़िया की पतली उंगलियों को, और रज़िया को इसमें रस मिलता है। पतियों से चुगलियाँ करने से भी वो बाज नहीं आते। बाबू, बड़ी महीन चूड़ियाँ हैं, ज़रा देखिएगा कहीं चटक ना जाए। पतिदेव भागते हुए बहुएं खिलखिलाती हैं। रज़िया ठट्ठा लगाती है। अब वो अपने पेशे में निपुण होती जाती है। हाँ, रज़िया अपने पेशे में भी निपुण होती जाती थी। चूड़ी हारिन के पेशे के लिए सिर्फ यही नहीं चाहिए कि उसके पास रंग बिरंगी चूड़ियाँ हों, सस्ती, टिकाऊ, टटके से टटके फैशन की, बल्कि ये पेशा चूड़ियों के साथ चूड़ी हारिनों में बनाव, श्रृंगार, रूप, रंग, नाजो अदा भी खोजता है, जो चूड़ी पहनाने वालियों को ही नहीं, उनको भी मोह सके, जिनकी जेब में चूड़ियों के लिए पैसे निकलते हैं। सफल चूड़ी हारिन ये रज़िया की माँ भी किसी ज़माने में कुछ कम रही होंगी। खंडर कहता है, इमारत शानदार थी। ज्यों-ज्यों शहर में रहना बढ़ता गया, रज़िया से भेंट भी दुर्लभ होती गई। और एक दिन वो भी आया जब बहुत दिनों पर उसे अपने गांव में देखा। पाया उसके पीछे एक नौजवान चूड़ियों की खांची सिर पर लिए है। मुझे देखते ही वो सहमी सिकुड़ी और मैंने मान लिया ये उसका पति है। किंतु तो भी अनजान सा पूछ ही लिया, इस जमूरे को कहाँ से उठा लाई रे? इसी से पूछिए, साथ लग गया तो क्या करूं? नौजवान मुस्कुराया। रज़िया बेहसी बोली, ये मेरा खाविंद है मालिक। खाविंद? बचपन की उस पहली मुलाकात में उसकी माँ ने दिल्लगी में ही जो कह दिया था, न जाने वो बात कहाँ सोई पड़ी थी। अचानक वो जगी और मेरी पेशानी पर उस दिन शिकन ज़रूर उठ आए होंगे, मेरा विश्वास है। और एक दिन वो भी आया कि मैं भी खाविंद बना। मेरी रानी को सुहाग की चूड़ियाँ पहनाने उस दिन यही रज़िया आई। और उस दिन मेरे आंगन में कितनी धूम मचाई इस नटखट ने। ये लूँगी, वो लूँगी, और ये मुँहमांगी चीज़ें नहीं मिली तो वो लूँगी कि दुल्हन टापती रह जाएंगी। हट हट, तू बबुआ जी को ले जाएगी तो फिर तुम्हारा ये हसन क्या करेगा? भौजी ने कहा। ये भी टापता रहेगा भोरिया, कहकर रज़िया ठट्ठा मारकर हंसी और दौड़कर हसन से लिपट गई। ओहो मेरे राजा, कुछ दूसरा ना समझना। हसन भी हंस पड़ा। रज़िया अपनी प्रेम कथा सुनाने लगी। किस तरह ये हसन उसके पीछे पड़ा, किस तरह झंझटें आईं, फिर किस तरह शादी हुई, और वो आज भी किस तरह छाया सा उसके पीछे घूमता है। न जाने कौन सा डर लगता है इसे। और फिर मेरी रानी की कलाई पकड़कर बोली, मालिक भी तुम्हारे पीछे इसी तरह छाया की तरह डोलते रहे दुल्हन। सारा आंगन हंसी से भर गया था और उस हंसी में रज़िया के कानों की बालियों ने अजीब चमक भर दी थी। मुझे ऐसा ही लगा था। जीवन का रथ खुरदरे पथ पर बढ़ता गया, मेरा भी, रज़िया का भी। इसका पता उस दिन चला जब बहुत दिनों पर उससे अचानक पटना में भेंट हो गई। ये अचानक भेंट तो थी, किंतु क्या इसे भेंट कहा जाए? मैं अब ज़्यादातर घर से दूर दूर ही रहता। कभी एकाध दिन के लिए घर गया तो शाम को गया, सुबह भागा। तरह तरह की जिम्मेदारियां, तरह तरह के जंजाल। इन दिनों पटना में था, यूँ कहिए पटना सिटी में। एक छोटे से अखबार में था, पीर बावर्ची भिश्ती की तरह, यूँ जो लोग समझते कि मैं संपादक ही हूँ। उन दिनों ना इतने अखबार थे ना इतने संपादक, इसलिए मेरी बड़ी कदर है।
ये मैं तब जानता जब कभी दफ्तर से निकलता तो देखता लोग मेरी ओर उंगली उठाकर फुसफुसा रहे हैं। लोगों का मुझ पर यह ध्यान, मुझे हमेशा अपनी पद प्रतिष्ठा का ख्याल रखना पड़ता। एक दिन मैं चौक के एक प्रसिद्ध पान वाले की दुकान पर पान खा रहा था। मेरे साथ मेरे कुछ प्रशंसक नवयुवक थे। एक दो बुजुर्ग भी आकर खड़े हो गए। हम पान खा रहे थे और कुछ चुल्हें चल रही थी कि एक बच्चा आया और बोला, बाबू वो औरत आपको बुला रही है। औरत बुला रही है? चौक पर मैं चौंक पड़ा। युवकों में थोड़ी हलचल, बुजुर्गों के चेहरे पर की रहस्यमयी मुस्कान भी मुझसे छिपी नहीं रही। औरत? कौन? मेरे चेहरे पर गुस्सा था। वो लड़का सिर पिटा कर भाग गया। पान खाकर जब लोग इधर उधर चले गए, अचानक पाता हूँ मेरे पैर उसी ओर उठ रहे हैं जिस ओर उस बच्चे ने उंगली से इशारा किया था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर पीछे देखा, परिचितों में से कोई देख तो नहीं रहा है, किंतु इस चौक की शाम की रुमानी फिज़ा में किसी को किसी की ओर देखने की कहाँ फुर्सत। मैं आगे बढ़ता गया और वहाँ पहुँचा जहाँ उससे पूरब वो पीपल का पेड़ है। वहाँ पहुँच ही रहा था कि देखा पेड़ के नीचे चबूतरे की तरफ से एक स्त्री बढ़ी आ रही है और निकट पहुंचकर वो कह उठी, सलाम मालिक। धक्का सा लगा, किंतु पहचानते देर नहीं लगी। उसने ज्यों ही सिर उठाया, चांदी की बालियां जो चमक उठी। रज़िया यहाँ कैसे? मेरे मुंह से निकल पड़ा। सौदा सुलभ करने आई हूँ मालिक। अब तो नए किस्म के लोग आ गए हैं ना। अब लाख की चूड़ियाँ कहाँ किसी को भाती है। नए लोग, नई चूड़ियाँ, साज श्रृंगार की कुछ और चीज़ें भी ले जाती हूँ। पाउडर, किलप, क्या क्या चीज़ें हैं ना। नया ज़माना, दुल्हनों के नए नए मिजाज। फिर ज़रा सा रुक कर बोली, सुना था आप यहीं रहते हैं मालिक। मैं तो अक्सर आया करती हूँ। और ये जब तक पूछूं कि अकेली हो या कि एक अधवयस्क आदमी ने आकर सलाम किया। ये हसन था, लंबी लंबी दाढ़ियाँ, 5 हाथ का लंबा आदमी, लंबा और मुश्तंडा। देखिए मालिक, ये आज भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता। ये कहकर रज़िया हंस पड़ी। अब रज़िया वो नहीं थी, किंतु उसकी हंसी वही थी। वही हंसी, वही चुहल, इधर उधर की बहुत सी बातें करती रही और न जाने कब तक जारी रखती कि मुझे याद आया मैं कहाँ खड़ा हूँ और अब मैं कौन हूँ। कोई देख ले तो। किंतु वो फुर्सत दे तब ना। जब मैंने जाने की बात की, हसन की ओर देखकर बोली, क्या देखते हो, ज़रा पान भी तो खिलाओ मालिक को। कितनी बार हुमच हुमच कर पेट ठूस चुके हो बाबू के घर। जब हसन पान लाने चला गया, रज़िया ने बताया कि किस तरह दुनिया बदल गई है। अब तो ऐसे भी गांव हैं जहां के हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे भी नहीं खरीदते। अब हिंदू चूड़ी हारिने हैं, हिंदू दर्जी हैं। इसलिए रज़िया जैसे ख़ानदानी पेशों वालों की बड़ी दिक्कत हो गई। किंतु रज़िया ने ये खुशखबरी दी सुनाई, मेरे गांव में ये पागलपन नहीं। और मेरी रानी तो सिवा रज़िया के किसी दूसरे के हाथ से चूड़ियाँ लेती ही नहीं। हसन का लाया पान खाकर जब मैंने चलने को तैयार हुआ, वो पूछने लगी, तुम्हारा डेरा कहाँ है? मैं बड़े पेशो पाश में पड़ गया। डरिए मत मालिक, अकेली नहीं आऊँगी, ये भी रहेगा साथ में। क्यों मेरे राजा? ये कहकर वो हसन से लिपट पड़ी। पगली पगली, ये शहर है, शहर है। यूँ हसन ने हंसते हुए बाहें छुड़ाई और बोला, बाबू बाल बच्चों वाली हो गई हूँ, किंतु इसका बचपना नहीं गया। और दूसरे दिन पाता हूँ रज़िया मेरे डेरे पर हाजिर है। मालिक, ये चूड़ियाँ रानी के लिए। ये कहकर मेरे हाथों में चूड़ियाँ रख दी। मैंने कहा, तुम तो घर पर जाती हो, लेती जाओ, वही दे देना। नहीं मालिक, एक बार अपने हाथ से पहना कर तो देखिए। वो खिलखिला पड़ी। और जब मैंने कहा, अब इस उम्र में? तो वो हसन की ओर देखकर बोली, पूछिए इससे, आज तक मुझे यही चूड़ियाँ पहनाता है या नहीं। और जब हसन को शर्म आया, वो बोली, घाघ है मालिक, घाघ।
कैसा मुंह बना रहा है इस समय, लेकिन जब हाथ में हाथ लेता है तो ठट्ठा कर हंस पड़े, इतनी ज़ोर से कि मैं चौंक कर चारों तरफ देखने लगा। हाँ, तो अचानक उस दिन उसके गांव में पहुंच गया। चुनाव का चक्कर जहां ना ले जाए, जिस अवघट घाट पर ना खड़ा कर दे। नाक में पेट्रोल के धुएं की गंध, कान में साए साए की आवाज़, चेहरे पर गदर गुबार सा अंबार, परेशान बदहवास। किंतु उस गांव में ज्यों ही मेरी जीभ घुसी, मैं एक ख़ास किस्म की भावना से अभिभूत हो गया। ये रज़िया का गांव है, यहाँ रज़िया रहती थी। किंतु क्या आज मैं यहाँ ये भी पूछ सकता हूँ कि यहाँ कोई रज़िया नाम की चूड़ी हारिन रहती थी या है? हसन का नाम लेने में भी शर्म लगती थी। मैं वहाँ नेता बनकर गया था, मेरी जय जयकार हो रही थी। कुछ लोग मुझे घेरे खड़े थे। जिसके दरवाजे पर जाकर पान खाऊंगा वो अपने को बड़भागी समझेगा, जिससे दो बातें कर लूँगा वो स्वयं चर्चा का एक विषय बन जाएगा। इस समय मुझे कुछ ऊंचाई पर ही रहना चाहिए। जीप से उतरकर लोगों से बातें कर रहा था, या यूँ कहिए कि कल्पना के पहाड़ पर खड़े होकर आने वाले स्वर्ण युग का संदेश लोगों को सुना रहा था। किंतु दिमाग में कुछ गुत्थियाँ उलझी थी। जीभ अभ्यावश एक काम किए जा रही थी, अंतर्मन कुछ दूसरा ही ताना बना बुन रहा था। दोनों में कोई तारतम्य नहीं था, किंतु इसमें से किसी एक की गति भी क्या बाधा डाली जा सकती थी कि अचानक लोग, ये क्या, ये रज़िया चली आ रही है। रज़िया, वो बच्ची, अरे ये रज़िया फिर बच्ची हो गई। कानों में वही बालियाँ, गोरे चेहरे पर वही नीली आँखें, वही भरबाह की कमीज, वही कुछ लटें जिन्हें संभालती बड़ी आ रही है। बीच में 40-45 साल का व्यवधान। अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा? दिन में सपना? वो आती है जबरन, ऐसी भीड़ में घुसकर मेरे निकट पहुंचती है, सलाम करती है और मेरा हाथ पकड़कर कहती है, चलिए मालिक मेरे घर। मैं भौचक्का, कुछ सूझ नहीं रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लोग मुस्कुरा रहे हैं। नेताजी, आज आपकी कलई खुलकर रही। नहीं, ये सपना है। कानों में सुनाई पड़ा, कोई कह रहा है, कैसी शोख लड़की। और दूसरा बोला, ठीक अपनी दादी जैसी। और तीसरे ने मेरे होश की दवा दी। ये रज़िया की पोती है बाबू, बेचारी बीमार पड़ी है। आपकी चर्चा अक्सर किया करती है, बड़ी तकलीफ़ करती है। बाबू फुर्सत हो तो ज़रा देख लीजिए ना, जाने बेचारी जीती है या। मैं रज़िया के आंगन में खड़ा हूँ। ये छोटे छोटे साफ़ सुथरे घर, ये लिपा पोता चिकना ढूर आंगन, भरी पूरी गृहस्थी, मेहनत और दयानत की देन। हसन चल बसा है, किंतु अपने पीछे 3 हसन छोड़ गया है। बड़ा बेटा कलकत्ता कमाता है, मंझला पुश्तैनी पेशे में लगा है, छोटा शहर में पढ़ रहा है। ये बच्ची बड़े बेटे की बेटी, दादा की सिर पोते में, दादी का चेहरा पोती में, हूबहू रज़िया। ये दूसरी रज़िया मेरी उंगली पकड़े पुकार रही है, दादी ओ दादी, घर से निकल, मालिक दादा आ गए। किंतु पहली बार वो रज़िया निकली नहीं। कैसे निकले? बीमारी के मैले कुचेले कपड़े में मेरे सामने कैसे आ गई? रज़िया ने अपनी पोती को भेज तो दिया, किंतु उसे विश्वास हुआ कि हवा गाड़ी पर आने वाले नेता अब उसके घर पर आने की तकलीफ़ कैसे करेंगे। और जब सुना कि मैं आ रहा हूँ तो बहुओं से कहा, ज़रा मेरे कपड़े तो बदलवा दो, मालिक से कितने दिनों पर भेंट हो रही है ना। उसकी दोनों पतोहें उसे सहारा देकर आंगन में ले आई। रज़िया, हाँ मेरे सामने रज़िया खड़ी थी, दुबली पतली रूखी सूखी। किंतु जब नज़दीक आकर उसने मालिक सलाम कहा, उसके चेहरे से एक क्षण के लिए झुर्रियाँ कहाँ चले गई, जिन्होंने उसके चेहरे को मकड़जाला बना रखा था। मैंने देखा उसका चेहरा अचानक बिजली के बल्ब की तरह चमक उठा, और अचानक चमक उठी नीली आँखें जो कटरों में धंस गई थी। और अरे चमक उठी है आज फिर वे चांदी की बालियाँ, और देखो अपने को पवित्र कर लो। उसके चेहरे पर फिर अचानक लटक कर चमक रही है वे लटें, जिन्हें समय ने धो पोंछ कर
शुभ्र श्वेत बना दिया है। आशा करता हूँ आप गांव ज़रूर पहुँचे होंगे। धन्यवाद।